हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने प्लेटलेट से होने वाली बीमारी के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह के बारे में। किसके रक्त समूह के बारे में पढ़ेंगे तो आप बताएंगे ह्यूमन ब्लड ग्रुप यानी मानव रक्त समूह के बारे में पढ़ेंगे। मानव, आपको बता दें कि जो मानव रक्त समूह होता है यह एबीओ सिस्टम के अंतर्गत आता है। कौन से सिस्टम तो आप बताएंगे यह एबीओ सिस्टम के अंतर्गत आता है। और इस एबीओ सिस्टम की खोज सबसे पहले कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। किसने किया था तो आप बताएंगे कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। यह एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने ही सबसे पहले एबीओ सिस्टम के बारे में बताया था। कब बताया था तो आप बताएंगे 1900 ईस्वी में बताया था। ठीक, यही कारण है कि कार्ल लैंड स्टीनर को एबीओ सिस्टम का पिता कहा जाता है, यानी फादर ऑफ एबीओ सिस्टम कहा जाता है। किसे कहा जाता है तो आप बताएंगे, किसे कहा जाता भाई तो आप बताएंगे कार्ल लैंड स्टीनर को कहा जाता है फादर ऑफ एबीओ सिस्टम। कार्ल लैंड स्टीनर ने ही सबसे पहले ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह के बारे में भी बताया था। यही कारण है कि इन्हें फादर ऑफ ब्लड ग्रुप भी कहा जाता है। तो आप ऐसे लिख लीजिए, फादर ऑफ ब्लड ग्रुप, फादर ऑफ ब्लड ग्रुप, फादर ऑफ ब्लड ग्रुप किसे कहा जाता है कार्ल लैंड स्टीनर को। ये दोनों प्रश्न पूछा होगा, ध्यान से कभी परीक्षा में आ जाए। फादर ऑफ एबीओ सिस्टम किसे कहा जाता है कार्ल लैंड स्टीनर को। फादर ऑफ ब्लड ग्रुप किसे कहा जाता है कार्ल लैंड स्टीनर को कहा जाता है। कब किया था 1900 ईस्वी में किया था। ठीक है, तो इतना सारा कार्य करने की वजह से ही कार्ल लैंड स्टीनर को 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन से पुरस्कार से तो आप बताएंगे नोबेल पुरस्कार यानी नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। किसे किया गया भाई तो आप बताएंगे कार्ल लैंड स्टीनर को। तो इनका 3 काम याद रखेंगे, फादर ऑफ एबीओ सिस्टम, फादर ऑफ ब्लड ग्रुप। नोबेल पुरस्कार कब दिया गया 1930 में। ठीक है, और एबीओ सिस्टम की इन्होंने खोज कब किया था 1900 ईस्वी में। अब यह एबीओ सिस्टम होता क्या है तो आपको बता दें कि इस एबीओ सिस्टम में कुल 8 ब्लड ग्रुप आते हैं। कितने तो आप बताएंगे 8 ब्लड ग्रुप। अब 8 कैसे होता है भाई, कौन कौन होता है तो आप लिखेंगे, एक होता है ए पॉजिटिव, एक होता है ए निगेटिव, एक होता है बी पॉजिटिव, एक होता है बी निगेटिव, एक होता है ए बी पॉजिटिव और एक होता है ए बी निगेटिव, एक होता है ओ पॉजिटिव, एक होता है ओ निगेटिव। अब 4 पॉजिटिव 4 निगेटिव, टोटल कितने हो गए 8 ब्लड ग्रुप हो गए। ठीक है, अब इस 8 ब्लड ग्रुप में से ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ओ, इन तीनों की खोज किसने किया था तो आप बताएंगे कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। कौन कौन सा ब्लड ग्रुप तो आप लिखेंगे ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी और ब्लड ग्रुप ओ। इन तीनों की खोज किसने किया था कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। और इन्हीं तीनों को मिलाकर हम लोग बोलते हैं एबीओ सिस्टम। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ओ की खोज किसने किया था तो आप बताएंगे कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। ठीक है, अब बचा कौन सा ए बी यानी ए बी ब्लड ग्रुप बचा। तो इस ए बी ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था तो आप बताएंगे डेक्सटेलो और स्टर्ली। डेक्सटेलो और स्टर्ली 2 वैज्ञानिक थे, डेक्सटेलो और स्टर्ली। इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिल करके ब्लड ग्रुप ए बी का खोज किया था या ब्लड ग्रुप ए बी के बारे में बताया था। ठीक है, कब बताया था तो आप बताएंगे 1902 ईस्वी में बताया था। तो यहाँ से कई प्रश्न आपके तैयार हुए कि ब्लड ग्रुप ए बी यानी ब्लड ग्रुप ए बी की खोज किसने किया तो डेक्सटेलो और स्टर्ली ने। ब्लड ग्रुप ए बी ओ की खोज किसने किया तो कार्ल लैंड स्टीनर ने। ठीक है, तो ये है डिस्कवरी से रिलेटेड प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और अब इसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे तो आपको बताते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ पढ़ने वाले हैं। एक होता है एंटीजन, एक होता है एंटीजन और एक होता है एंटीबॉडीज। ये 2 चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे हम लोग एजी से व्यक्त करते हैं, इसे हम लोग एबी से व्यक्त करते हैं। तो एंटीजन और एंटीबॉडी ये 2 चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसको बड़े ही सावधानी से समझिएगा। जो बच्चा एंटीजन और एंटीबॉडीज नहीं समझ पाया
उसको ब्लड ग्रुप समझ में नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा भाई। इसलिए बहुत ही सावधानी से इसको देखिएगा, समझिएगा एंटीजन और एंटीबॉडीज़ क्या होता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं एंटीजन और एंटीबॉडीज़। आप लोग नेक्स्ट हेडिंग क्या देंगे, एंटीजन और एंटीबॉडीज़ क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे आप एंटीजन, क्या लिखेंगे, यहाँ एक तरफ लिखिए एंटीजन, एंटीजन, और एक तरफ लिखेंगे एंटीबॉडी, क्या लिखेंगे, एंटीबॉडी। एंटीजन को हम लोग AG से रिप्रेजेंट करते हैं, एंटीबॉडी को हम लोग AB से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हिंदी में हम लोग प्रतिजन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, प्रतिजन कहते हैं। इसे हम लोग प्रतिरक्षी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे, प्रतिरक्षी कहते हैं। ठीक है, अब यह एंटीजन और एंटीबॉडीज़ कहाँ पाया जाता है, तो आप बताएंगे ब्लड के अंदर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है भाई, ब्लड के अंदर पाया जाता है। यानी एंटीजन और एंटीबॉडीज़ दोनों ही ब्लड के अंदर पाए जाते हैं। ब्लड के अंदर किस रूप में पाए जाते हैं, तो आप बताएंगे मॉलिक्यूल के रूप में। मॉलिक्यूल यानी अणु के रूप में यह हमारे खून के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो कौन से मॉलिक्यूल, या यह मॉलिक्यूल किसका बना होता है, यह मॉलिक्यूल किसका बना होता है, तो आप बताएंगे यह कार्बोहाइड्रेट, यह कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन का बना होता है। यह कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन का बना होता है। कौन, जो यह ब्लड के अंदर मॉलिक्यूल होता है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का बना होता है। लेकिन मुख्यतः अगर बात किया जाए तो यह प्रोटीन का बना होता है। अब प्रोटीन में भी कौन से प्रोटीन का, तो आप बताएंगे यह ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है, तो आप बताएंगे ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। यानी हम कह सकते हैं कि प्रतिजन और प्रतिरक्षी यानी एंटीजन और एंटीबॉडीज दोनों ही ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। दोनों ही ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ग्लाइकोप्रोटीन से बनी हुई संरचना को ही हम लोग एंटीजन या एंटीबॉडी कहते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन से बनी हुई संरचना को हम लोग एंटीजन या एंटीबॉडीज़ कहते हैं। या एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों ही ग्लाइकोप्रोटीन से बनी हुई संरचना है। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, यानी हम दोनों तरह से परिभाषा लिख सकते हैं कि एंटीजन और एंटीबॉडी किसके बने होते हैं, तो ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। या ग्लाइकोप्रोटीन से बनी हुई संरचना को ही हम लोग एंटीजन या एंटीबॉडी कहते हैं। ठीक है, अब जब दोनों चीज़ें समान हैं, यानी एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों ही ग्लाइकोप्रोटीन के बनी हैं, फिर दोनों में अंतर क्या है भाई, दोनों में अंतर क्या है, तो आप बताएंगे दोनों में क्या अंतर होता है। अगर यह ग्लाइकोप्रोटीन RBC के सरफेस एरिया पर, ध्यान से समझिएगा, अगर यह ग्लाइकोप्रोटीन का संरचना RBC के सरफेस एरिया पर इसी तरह C आकार में पाया जाए, ठीक, हमने क्या कहा, अगर यह ग्लाइकोप्रोटीन का स्ट्रक्चर RBC यानी रेड ब्लड सेल के सरफेस एरिया, मतलब इसके चारों तरफ कहीं भी इसके सरफेस एरिया पे C शेप में, C आकार में अगर यह ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है तो इसे ही हम लोग एंटीजन कहते हैं। फिर से सुनिएगा, हमने क्या कहा, अगर यह ग्लाइकोप्रोटीन का स्ट्रक्चर या संरचना RBC के सरफेस एरिया पर, सतह पर C शेप में पाया जाता है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंटीजन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, तो आप बताएंगे इसे हम लोग एंटीजन कहते हैं। और यह एंटीजन दो प्रकार का होता है, स्मॉल a और स्मॉल b। ठीक, इसी प्रकार अगर यह ग्लाइकोप्रोटीन का स्ट्रक्चर WBC का कोई शेप नहीं होता है, WBC के सरफेस एरिया पर Y आकार में पाया जाता है, ये देखिए Y आकार है इसका, अगर इसके सरफेस एरिया पर Y आकार में पाया जाता है, किसके सरफेस एरिया पे, WBC के, अगर यह ग्लाइकोप्रोटीन WBC के सरफेस एरिया पर Y शेप में, Y आकार में पाया जाता है तो इसे ही हम लोग एंटीबॉडी कहते हैं। और यह एंटीबॉडी भी दो प्रकार का होता है, स्मॉल a और स्मॉल b। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके अलावा भी हम आपको बता दें, जो यह एंटीबॉडी होता है यह जो है प्लाज्मा के अंदर भी पाया जाता है। प्लाज्मा क्या होता है, तो ब्लड का तरल रूप, यानी ब्लड के अंदर पाए जाने वाला जो लिक्विड पार्ट होता है उसी को हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, तो
तो आप बताएंगे प्लाज्मा कहते हैं। और इसी प्लाज्मा के अंदर वाई शेप में क्या पाया जाता है भाई, तो आप बताएंगे वाई शेप में क्या पाया जाता है, तो एंटीबॉडी पाया जाता है। तो एंटीबॉडीज दो जगह पाया जाता है भाई, यह जो एंटीबॉडी होता है यह दो जगह पाया जाता है। एंटीबॉडी दो जगह पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे, एक तो पाया जाता है WBC के सरफेस पर, और दूसरा कहाँ पाया जाता है, प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है। एक तो एंटीबॉडी पाया जाता है WBC के सरफेस एरिया पर, और एक कहाँ पाया जाता है, तो यह प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है। और इस एंटीबॉडी का शेप कैसा होता है, वाई शेप होता है, और एंटीजन का शेप कैसा होता है, सी शेप होता है। ठीक है, अब यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आप कैसे जानेंगे कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है, यानी ब्लड ग्रुप का निर्धारण कैसे होगा। तो आपको बता दें कि इस RBC के सरफेस एरिया पर जो एंटीजन होगा वही ब्लड ग्रुप होगा। RBC के सतह पर अगर A एंटीजन जुड़ गया तो A ब्लड ग्रुप होगा, B वाला जुड़ गया तो B ब्लड ग्रुप होगा। कैसे होगा जरा यहाँ देखिए, हमने क्या कहा, अगर RBC के सरफेस एरिया पर ये सरफेस, ये ग्लाइकोप्रोटीन जुड़ गया, यह ग्लाइकोप्रोटीन। अब इस ग्लाइकोप्रोटीन के साथ कौन सा एंटीजन जुड़ गया, अगर A वाला जुड़ गया तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, A होगा। अगर RBC के सरफेस एरिया से, ठीक है, सरफेस एरिया से B एंटीजन जुड़ गया तो B ब्लड ग्रुप होगा। अगर RBC के सरफेस एरिया से अगर A और B, यानी A और B दोनों जुड़ गया तो ब्लड ग्रुप AB हो जाएगा। ठीक है, अगर RBC के सरफेस एरिया से ना तो A जुड़ा ना तो B जुड़ा, मतलब दोनों में से कोई भी एंटीजन नहीं जुड़ा, ना तो A एंटीजन जुड़ा ना तो B एंटीजन जुड़ा, यानी RBC के सरफेस एरिया से जब कोई भी एंटीजन नहीं जुड़ेगा तो कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा, O हो जाएगा। ठीक है, कोई नहीं जुड़ा मतलब इसे जीरो कहेंगे, लेकिन चूंकि यह अल्फ़ाबेटिकली अंग्रेजी के वर्णमाला के अनुसार है तो इसको भी जीरो न कह करके O कह दिया गया, क्योंकि जीरो की बनावट O की तरह होती है। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर RBC के सरफेस एरिया पर A एंटीजन होगा तो ब्लड ग्रुप A होगा, अगर B एंटीजन होगा तो ब्लड ग्रुप B होगा, अगर A B दोनों होगा तो ब्लड ग्रुप AB हो जाएगा। अगर RBC के सरफेस एरिया पे कोई भी एंटीजन नहीं जुड़ेगा तो ब्लड ग्रुप O हो जाएगा। ना तो ये जुड़ा ना तो ये जुड़ा, यानी कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया, O हो गया। तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब एक चीज़ और बताते हैं आपको कि जो यह एंटीजन होता है, यह जो एंटीजन होता है इसका ठीक अपोजिट क्या होता है भाई, इसका ठीक अपोजिट क्या होता है, एंटीबॉडी होता है। यानी एंटीजन का ठीक अपोजिट क्या होता है, एंटीबॉडी होता है। एंटीजन और एंटीबॉडी कभी भी सेम नहीं हो सकते। अगर सेम होंगे तो ब्लड का क्लोटिंग हो जाएगा, खून जम जाएगा, रुधिर का थक्का बन जाएगा और इंसान की मौत हो जाएगी। ठीक, यानी अगर एंटीजन A है तो इसका ठीक अपोजिट क्या होगा, B होगा। अगर एंटीजन B है तो इसका ठीक अपोजिट क्या होगा, A होगा। यानी अगर एंटीजन AB है तो एंटीबॉडी क्या होगा, ना तो A होगा ना तो B होगा, यानी कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा। अब यहाँ पर अगर कोई एंटीजन नहीं है तो A भी हो सकता है, B भी हो सकता है। हमने क्या बताया कि अगर एंटीजन A होगा तो एंटीबॉडी क्या होगा, B होगा। अगर एंटीजन B होगा तो एंटीबॉडी A होगा। अगर एंटीजन AB होगा तो यहाँ पर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा। अगर एंटीजन कुछ भी नहीं है तो एंटीबॉडी क्या होगा, AB होगा। यानी हमेशा एक दूसरे के ठीक अपोजिट उल्टा ही होता है। यह जो एंटीजन होता है और एंटीबॉडी होता है यह हमेशा एक दूसरे का अपोजिट होता है, उल्टा होता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, इसको नोट कर लेंगे। ठीक, अब इसको ज़रा एक चार्ट के द्वारा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। एक चार्ट बनाकर समझेंगे तो चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी कि कैसे जो है इसका निर्धारण किया जाता है ब्लड ग्रुप का। ठीक, तो आइए एक चार्ट हम लोग बनाते हैं। एक चार्ट बना करके हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आइए चार्ट बनाते हैं। ब्लड ग्रुप के लिए एक चार्ट बनाकर हम लोग उसको क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, लीजिए, अब इसको हम लोग एक चार्ट बनाएंगे और चार्ट बना करके क्या करेंगे भाई, समझने का प्रयास करेंगे
कि ब्लड ग्रुप का निर्धारण कैसे किया जाता है, एंटीजन एंटीबॉडीज कैसे बनते हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा। ठीक, तो इसके लिए कौन कौन से ब्लड ग्रुप बनेंगे ज़रा ध्यान दीजिएगा। इसके लिए 3-4 जो है लाइनें आप खींचेंगे। चार्ट कैसे बनाएंगे, तो यहाँ आप ऐसे ऐसे लाइन खींच लीजिए, ऐसे 4-5 लाइन आप खींच लेंगे, 3, 4 और ये 5। ठीक, यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, यहाँ लिखेंगे ब्लड ग्रुप। क्या लिखेंगे भाई, ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह। क्या लिखेंगे, रक्त समूह। ठीक है, रक्त समूह। और यहाँ पर आप लिखेंगे एंटीजन। क्या लिखेंगे, एंटीजन। इसे हम लोग एजी से रिप्रेजेंट करते हैं, हिंदी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं प्रतिजन। क्या लिखेंगे भाई, प्रतिजन। इसका हिंदी क्या होगा, प्रतिजन। यहाँ पर आप लिखेंगे एंटीबॉडी। क्या लिखेंगे, एंटीबॉडी। ठीक है, इसे हम लोग AB से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर आप इसका हिंदी लिख लेंगे प्रतिरक्षी। क्या लिखेंगे, प्रतिरक्षी। और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप एक और कॉलम लिख लेंगे डोनर का या डोनेट, मतलब कौन किसको ब्लड दे सकता है। यहाँ लिखेंगे दे सकता है, और कौन किससे खून ले सकता है, दोनों आप लिख लीजिएगा। यहाँ लिखेंगे एक्सेप्टर। क्या लिखेंगे, एक्सेप्टर, या इसी को हम लोग रिसीवर कहते हैं, रिसीवर। या इसी को आप लिख लीजिए ये ले सकता है, कौन किससे ब्लड ले सकता है। ठीक, तो यह 4 कॉलम यहाँ ऐसे बना लीजिए आप। 4 कॉलम बन गया होगा आप लोगों का। ठीक, अब 4 कॉलम होते हैं और 4 ब्लड ग्रुप भी होते हैं, तो 4 ये भी आप ऐसे खींच लीजिए। ठीक, 4 ऐसे खींच लीजिए। अब आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप AB और ब्लड ग्रुप O। इतना ही होता है, 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। अब देखिए हमने क्या कहा, जो ब्लड ग्रुप होता है वही एंटीजन होता है, यानी एंटीजन और ब्लड ग्रुप हमेशा समान होते हैं। हमने बताया कि RBC के सरफेस एरिया पर जैसा, ठीक है, जैसा एंटीजन होगा वही ब्लड ग्रुप होगा। तो ब्लड ग्रुप और एंटीजन क्या होंगे, सेम होंगे। अगर यहाँ पर ब्लड ग्रुप A है तो एंटीजन क्या होगा, A होगा। ब्लड ग्रुप B है तो एंटीजन क्या होगा, B होगा। ब्लड ग्रुप AB है तो एंटीजन क्या होगा, तो आप लिखेंगे AB होगा। इसे स्मॉल AB लिख लीजिए। अगर यहाँ पर ब्लड ग्रुप O है तो एंटीजन क्या होगा, हमने बताया था कि O ब्लड ग्रुप वाले पर अगर RBC है, यहाँ नीचे लिख के समझा रहे हैं, यहाँ नहीं दिखेगा आपको, कहाँ लिखें, इधर लिख देते हैं। अगर RBC है, RBC के सरफेस एरिया पर O में कोई भी एंटीजन नहीं था, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया था, O ब्लड ग्रुप। ठीक, तो O वाले में कोई भी एंटीजन नहीं होता है। ठीक है, हमने क्या बताया, A ब्लड ग्रुप में A एंटीजन होगा, B वाले में B एंटीजन होगा, AB वाले में AB एंटीजन होगा, O वाले में कोई एंटीजन नहीं होगा। और हमने बताया कि एंटीजन का ठीक उल्टा एंटीबॉडी होता है, यानी प्रतिजन का ठीक उल्टा प्रतिरक्षी होता है। तो अगर यहाँ पर A है तो यहाँ पर क्या होगा, B। यहाँ B है तो क्या होगा, A। यहाँ पर AB है तो यहाँ कुछ भी नहीं होगा, ना तो A होगा ना तो B होगा। क्यों, A वाला A से रिएक्शन कर जाएगा, B वाला B से, और ब्लड का कोएगुलेशन कर देगा, यानी रुधिर का थक्का बना देगा। ठीक, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई एंटीजन नहीं है तो A और B दोनों दिया जा सकता है, यानी 2 एंटीबॉडी इसके हो जाएंगे, किसके, ब्लड ग्रुप O के। ठीक है, अब देखिए, अब AB वाला और O वाला, आपको पता है जो ब्लड ग्रुप O होता है, यह क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। क्यों होता है भाई, क्योंकि इसका कोई भी एंटीजन नहीं होता है। कोई एंटीजन न होने के नाते किसी का भी ब्लड O का जो है किसी को भी ब्लड चढ़ाया जा सकता है। यानी अगर कोई ब्लड ग्रुप पे O का इंसान है तो उसका ब्लड किसी को भी दिया जा सकता है, यानी यह क्या हो गया, यूनिवर्सल डोनर हो गया। यूनिवर्सल डोनर हो गया कौन सा ब्लड ग्रुप, O वाला ब्लड ग्रुप। ठीक है, यानी इसे हिंदी में क्या कहेंगे आप, सर्वदाता कहेंगे। क्या कहेंगे भाई, सर्वदाता कहेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं AB की। तो AB को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं। एक्सेप्टर का मतलब सर्वग्राही कहते हैं। सर्वग्राही क्यों कहते हैं, क्योंकि यह सबसे ब्लड क्या करता है, ले सकता है। कौन, AB वाला। AB वाला सबसे ब्लड ले सकता है, यानी यहाँ आप ऑल लिख सकते हैं।
और यहाँ पर भी ऑल लिख सकते हैं क्योंकि यह सबको ब्लड दे सकता है, ठीक ना। तो यह सर्वदाता होता है कौन सा ब्लड ग्रुप, ओ वाला। और सर्वग्राही कौन होता है, ए बी वाला। क्यों होता है भाई, क्योंकि ए बी में कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होता। जब एंटीबॉडीज नहीं होता तो किसी का भी ब्लड आप चढ़ा दीजिए ए बी को, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रिएक्शन करने वाला सामने मौजूद नहीं है, यहाँ भी नहीं है, इसलिए दाता हो गया, एक्सेप्टर हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर एक चीज़ आप समझिएगा, यहाँ पर ए वाला क्या कर सकता है, ए वाले को ही ब्लड दे सकता है। इसके अलावा किसको दे सकता है भाई, इसके अलावा किसको दे सकता है, तो ए बी वाले को। क्यों दे सकता है, क्योंकि ए बी वाला सर्वग्राही है, सबका ब्लड ले सकता है, ठीक। अब बी वाला बी वाले को ही ब्लड दे सकता है, लेकिन ए बी वाला क्या है, सर्वग्राही है, सबका ब्लड ले सकता है। इसके अलावा ए बी वाला क्या है भाई, ए बी वाला केवल ए बी वाले को ही ब्लड दे सकता है। ए बी वाला केवल ए बी वाले को ही ब्लड दे सकता है, दूसरे को और किसी को ब्लड नहीं दे सकता, लेकिन लेने के लिए सबसे ले लेगा। और ओ वाला तो हमने बता ही दिया, ये क्या है, यूनिवर्सल डोनर है, सबको ब्लड दे सकता है। इसी प्रकार यहाँ देखा जाए तो ए वाला क्या होगा, यहाँ पर देखा जाए ए वाला क्या करेगा, अगर ब्लड लेना हो तो किससे लेगा, ए वाले से ले सकता है। और किससे लग सकता है, ओ वाले से। क्यों, क्योंकि ओ वाला क्या है भाई, सर्वदाता है, सबको जो है खून दे सकता है, तो ए वाले को भी दे देगा। अब बी वाला किससे खून लेगा, बी वाले से ले सकता है। और किससे ले सकता है, ओ वाले से, क्योंकि वो ओ वाला क्या है, यह यूनिवर्सल डोनर है। और इसके अलावा ए बी वाला क्या है, सर्वग्राही है, सबका ले सकता है। और ब्लड ग्रुप ओ की बात करें तो यह केवल अपने ही कैटेगरी वाले लोग से ही क्या कर सकता है, ब्लड ले सकता है, लेकिन देने के लिए सबको दे सकता है। लेकिन अगर खुद चोट लग जाए, कभी ज़रूरत पड़ जाए खून का, तो ओ वाला केवल ओ वाले से ही खून ले सकता है। इस प्रकार ये चार्ट के माध्यम से आपने समझने का प्रयास किया होगा, आपको समझ में आया होगा कि कौन किसको ब्लड दे सकता है, कौन किससे ब्लड ले सकता है, उसका एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होता है, जो किताबों में लिखा हुआ होता है। तो यह इसी तरह से बनाया जाता है। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा। और अभी आगे इसके तमाम चीज़ें पढ़नी है, जैसे RH फैक्टर क्या होता है, ठीक है, डी एंटीजन क्या होता है, ए पॉजिटिव क्या होता है, बी पॉजिटिव क्या होता है, ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, तमाम चीज़ें अभी हैं। इसको हम लोग आगे की क्लास में यानी कल देखेंगे, कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि, जय हिंद, गुड नाइट।